हाय दोस्तों, आज की कहानी है गृह प्रवेश होने से पहले बहू ने सास को मारकर वापस क्यों लौट गई मायके। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। शादी यानी बर्बादी। जब रचना की मां ने उसके सामने उसकी शादी की चर्चा छेड़ी तो रचना ने मुंह बिचकाते हुए कहा, मां, मुझे शादी नहीं करनी है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारा देखभाल करना चाहती हूँ। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। माँ ने स्नेह भरी नजरों से अपनी बेटी की ओर देखा। माँ, मुझे शादी जैसी रस्मों पर बिल्कुल भरोसा नहीं। विवाह संस्था एकदम खोखली हो चुकी है। आप जरा अपनी जिंदगी देखो। शादी के बाद पापा से तुम्हें कौन सा सुख मिला है? पापा ने तो तुम्हें किसी और के लिए तलाक। कहती हुई वह अचानक रुक गई और फिर आंसू भरे नेत्रों से माँ की ओर देखने लगी। माँ ने दूसरी तरफ मुंह घुमा अपने आंसुओं को छिपाने की कोशिश करते हुए बोली, अरे छोड़ो इन बातों को। इस वक्त ऐसे बातें नहीं करते। और फिर लड़कियां तो होती ही हैं। पराया धन। देखना ससुराल जाकर तुम कितनी खो जाओगी कि अपनी माँ की तुम्हें कभी याद भी नहीं आएगी। और फिर बेटी को गले लगाकर उसके माथे को चूम लिया। मीना अपनी बेटी को बेहद प्यार करती है। आज 20 वर्ष हो गए उन्हें अपने पति से अलग हुए। जब मीना का अपने पति से तलाक हुआ था तब रचना सिर्फ 5 वर्ष की थी। तब से लेकर आज तक उन्होंने रचना को पिता और माँ दोनों का प्यार दिया। रचना उनकी बेटी ही नहीं, उनकी सुख दुख की साथी भी थी। अपने टीचर की नौकरी से जितना कुछ कमाया वह अपनी बेटी पर ही खर्च किया। अच्छी से अच्छी शिक्षा दीक्षा के साथ साथ उसकी हर जरूरत का ख्याल रखा। मीना ने अपनी बेटी को कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी, भले खुद कितना भी कष्ट झेलना पड़ा हो। आज जब मीना अपनी बेटी से उसकी शादी कर ससुराल विदा करने की बात कर रही थी तो भी उन्होंने अपने दर्द को अपनी बेटी के आगे जाहिर नहीं होने दिया ताकि उसे कोई कष्ट ना हो। रचना आजाद ख्यालों की लड़की है और उसकी परवरिश भी बेहद आधुनिक परिवेश में हुई है। उसकी माँ ने कभी किसी बात के लिए उस पर बंदिशें नहीं लगाई। रचना ने अपनी माँ को हमेशा स्वतंत्र और संघर्षपूर्ण जीवन बिताते देखा है। ऐसा नहीं कि उसे अपनी माँ की तकलीफों का अंदाजा नहीं है। वह बहुत अच्छी तरह जानती है कि चाहे कुछ भी हो, कितना भी कष्ट उन्हें झेलना पड़े, झेल लेंगी, परंतु अपनी तकलीफ कभी उसके समक्ष व्यक्त नहीं करेंगी। रचना की शादी से इस तरह बार बार इनकार करने पर मीना भावुक होकर कहती, बेटा तू क्यों नहीं समझती? तुझे लेकर कितने सपने सजो रखे हैं मैंने, और तुम कब तक मेरे साथ रहोगी? एक ना एक दिन तुम्हें इस घर से विदा तो होना ही है। और फिर हंसते हुए आगे बोलती है, और तुम्हें एक अच्छा जीवन साथी मिले, इसमें मेरा भी तो स्वार्थ छिपा हुआ है। कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगी? एक ना एक दिन मैं इस दुनिया को अलविदा तो कहूंगी ही। फिर तुम अकेली अपनी जिंदगी कैसे काटोगी? कहते हुए उनका गला भर्रा गया। मोनू एक पढ़ा लिखा लड़का है और एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर है। उसके परिवार में उसके माँ बाप, भैया भाभी के अलावा उसकी दादी है जो 80 या 85 साल की है। मीना को अपनी बेटी के लिए यह रिश्ता बहुत पसंद आया है। उन्हें लगा कि उनकी बेटी इस भरे पूरे परिवार में खुशहाल जिंदगी जिएगी। यहाँ पर तो सिर्फ उनके सिवा उसके साथ सुख दुख को बांटने वाला कोई और नहीं। वहाँ इतने बड़े परिवार में उनकी बेटी को किसी बात की कमी नहीं। और फिर उन्होंने अपने बेटी का रिश्ता तय कर दिया। मीना अपनी जिंदगी भर की सारी जमा पूंजी, यहाँ तक कि अपने सारे जेवर भी शादी का खर्चा जुटाने हेतु बेच दिए।
ताकि बड़ी धूमधाम से अपनी बेटी को ससुराल विदा कर सके। बेटी के ससुराल वालों को किसी भी बात की कोई परेशानी ना हो, इस बात का पूरा पूरा ख्याल रखा गया। आखिर एक ही तो बेटी थी उनकी, और उसकी खातिर तो उन्होंने वर्षों से पाई पाई जमा कर रखी थी। विदाई के वक्त रचना की आंखों से तो आंसू थम ही नहीं रहे थे। उसने धुंधली आंखों से माँ और उस घर की ओर देखा जिसमें उसका बचपन बीता था। अरे, पूरा पल्लो माथे पर रखो। ससुराल में गृह प्रवेश के वक्त किसी ने जोर से झिड़कते हुए कहा, और फिर उसके माथे का पल्लू उसकी नाक तक खींच दिया। आंखें पल्लू में ढक गई। मैं देख कैसे पाऊंगी, उसने हल्के स्वर में कहा। तभी अचानक अपने सामने उसने नीली साड़ी में नाक तक घूंघट किए अपनी जेठानी को देखा, जिसने बड़ों के सामने शिष्टाचार की परंपरा की रक्षा करने हेतु घूंघट अपनी नाक तक खींच रखा था। तुम्हें तुम्हारी माँ ने कुछ सिखाया नहीं है कि बड़ों के सामने घूंघट किया जाता है? या उसकी सास की आवाज थी। आप मेरी माँ की परवरिश पर सवाल ना उठाए। रचना की आवाज में थोड़ी कठोरता आ गई। तुम मेरी माँ से तमीज से बात करो। मोनू गुस्से से रचना की ओर देखते हुए चिल्लाया। रचना ने तिलमिलाकर गुस्से से मोनू की ओर देखा। अरे, नई बहू दरवाजे पर कब तक खड़ी रहेगी? इसे कोई अंदर क्यों नहीं ले आता? दादी सास ने सामने के कमरे पर लगे बिस्तर पर से बैठे बैठे ही आवाज लगाई। दरवाजे पर जो कुछ हो रहा था उसे सुन पाने में वह असमर्थ थी। वैसे भी उनके कानों ने भी उनके शरीर के बाकी अंगों के सामान ही अब साथ देना छोड़ दिया था। मौत तो कई बार आकर दरवाजे से लौट गई थी, क्योंकि उन्हें अपने छोटे पोते की शादी जो देखनी थी, अपनी लंबी उम्र तथा घर की उन्नति के लिए कई बार बड़े बड़े पंडितों को बुलाकर बड़े से बड़े कर्म कांड करवा चुकी हैं, ताकि मौत को टाला जा सके। उन्हीं पंडितों में से किसी ने कभी यह भविष्यवाणी की कि उनके छोटे पोते की शादी के बाद उनकी मृत्यु का होना लगभग तय है, और उसे टालने का एकमात्र उपाय यह है कि जिस लड़की की नाक पर तिल हो उसी लड़की से इनके छोटे पोते की शादी कराई जाए। अतः रचना की नाक पर तिल का होना ही उसे उस घर की पुत्र वधू बनने का सर्टिफिकेट दादी जी द्वारा प्रदान कर दिया गया था। अब उन्हें बेचैनी इस बात की हो रही थी कि पंडित जी द्वारा बताए गए मुहूर्त के भीतर ही नई बहू का गृह प्रवेश हो जाना चाहिए, वरना कहीं कुछ अनिष्ट न हो जाए। मगर घूंघट पर छिड़े उस विवाद ने अब तूल पकड़ना शुरू कर दिया था। आप मुझसे ऐसे बात कैसे कर सकते हैं? रचना गुस्से से चिल्लाते हुए बोली। तुम्हें अपने पति से कैसे बात करनी चाहिए, क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें यह भी नहीं सिखाया? घूंघट के अंदर से ही रचना की जेठानी ने आग में घी डालते हुए कहा। अरे, इसे तो अपने पति से भी बात करने की तमीज नहीं है। रचना की सास ने गुस्से में कहा, आप मुझे तमीज मत सिखाइए। रचना का स्वर भी ऊंचा हो गया। पहले आप अपने बेटे को एक औरत से बात करने का सलीका सिखाइए। रचना, मोनू गुस्से में चीख पड़ा। चिल्लाइए मत, चिल्लाना मुझे भी आता है। रचना ने भी उसी अंदाज में चिल्लाते हुए कहा। इसमें तो संस्कार का नाम की कोई चीज ही नहीं है, पति से जबान लड़ाती है। सास ने फटकार लगाते हुए कहा, आप लोगों के संस्कार क्या है? नई बहू से कोई इस तरह से बात करता है? रचना ने भी चिल्लाते हुए कहा। तुम सीमा नाग रही हो, मोनू चिल्लाया। और आप लोग भी मुझे मेरी हद ना सिखाए। रचना, और मोनू का रचना पर हाथ उठ गया। रचना गुस्से से तिलमिला उठी, साथ में उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी, और फिर आंसुओं के साथ साथ विद्रोह भी उठ खड़ा हुआ।
अचानक उसके पैर डोल गए और फिर नीचे रखे तांबे के कलश से उसके पैर जा उछलकर और वह कलश उछलकर सीधा दादी सास के सिर से जा टकराया और दादी सास इस अप्रत्याशित चोट से चेतना शून्य होकर बिस्तर पर लुढ़क गई। चारों तरफ कोहराम मच गया। देखो तो जरा नई बहू के लक्षण, कैसे तेवर है इनके। गुस्से में दादी सास को ही कलश दे मारा। लोग कानाफूसी करने लगे। रचना ने नजर उठाकर देखा तो सामने के कमरे में बिस्तर पर दादी सास लुढ़की हुई थी। उनका सिर एक तरफ को झुका हुआ था। यह दृश्य देखकर रचना की सांसें जैसे क्षण भर के लिए रुक गई। अरे हाय, यह क्या कर दिया तुमने। रचना की जेठानी अपने सिर के पल्लू को पीछे की ओर फेंकते हुए दादी सास की ओर दौड़ पड़ी। रचना को तभी अपनी जेठानी का चेहरा दिखा। उसके होठों पर लाल गहरे रंग की लिपस्टिक लगी हुई थी तथा साड़ी की मैचिंग की ही उसने बिंदी अपने बड़े से माथे पर लगा रखी थी। आंखों पर नीले रंग का आई शेड भी लगा रखा था तथा गले में भारी सा लटकता हुआ हार पहना था। उनका यह बना श्रृंगार उसके अति श्रृंगार प्रिय होने का प्रमाण पेश कर रहा था। रचना भी दादी सास की स्थिति देखकर घबरा गई और आगे बढ़कर उन्हें संभालने की कोशिश में अपने पैर आगे बढ़ा पाती। उससे पहले ही मोनू उसका हाथ जोर से पकड़कर खींचते हुए उसे पीछे की ओर ढकेल देता है। वह पीछे की दीवार पर अपने हाथ से टेक बनाते हुए खुद को गिरने से बचा लेती है। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें उनके पास जाने की, जहां हो वहीं खड़ी रहो। मोनू ने यह बात बड़ी ही बेरुखी से कही। अपने पति के इस व्यवहार से उसका मन दुखी हो गया। वह उसी तरह दीवार के सहारे खुद को टिकाए खड़ी रह गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह मन ही मन सोचने लगी कि जिस रिश्ते की शुरुआत इतने अपमान और दुख के साथ हो रही है, उस रिश्ते में अब आखिर बचा ही क्या है, जो आज नए जीवन की शुरुआत से पहले ही उसका इस कदर अपमान कर रहा है। जिस मानसिकता का प्रदर्शन उसके पति और उनके घर वालों ने किया, जितना कुंठित विचारधारा इन सबों की है, वैसी मानसिकता के साथ वह अपनी जिंदगी नहीं गुजार पाएगी। उसके लिए वहां रुक पाना अब मुश्किल हुआ जा रहा था। और इस सबसे ज्यादा अगर कोई चीज उसे ज्यादा तकलीफ पहुंचा रही थी तो वह था मोनू का उसके प्रति व्यवहार। कहाँ तो वह मन में सुंदर सपने सजोए अपनी माँ के घर से विदा हुई थी। अपने जीवन साथी के लिए जिस सुंदर छवि को उसने संजोए था, वह अब एक झटके में ही टूटती बिखरती नजर आ रही थी। सभी तरह कोहराम मचा हुआ था। तभी कोई डॉक्टर को बुला लाता है। आधे घंटे के निरीक्षण के बाद डॉक्टर बताते हैं, चिंता की कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक ठाक है। मैंने दवा दे दी है, जल्दी ही इन्हें होश आ जाएगा। दादी सास मौत के मुंह से बच निकलती हैं। अरे अब क्या वहीं खड़ी रहेगी महारानी, कोई उसे अंदर लेकर आओ। सास ने बड़े ही क्रोध में आवाज लगाई। नहीं, मैं अब इस घर में पैर नहीं रखूंगी, रचना ने दृढ़ता से कहा। क्या कहा? कैसी कुलच्छड़ी है यह? अब और कोई कसर रह गई है क्या? सास ने क्रोध से गरजते हुए कहा। अब ज्यादा नाटक मत करो, चलो अंदर चलो। मोनू ने उसका हाथ जोर से खींचकर कहा। नहीं, मैं अब आपके घर में एक पल के लिए भी नहीं रुकूंगी, कहा रचना ने एक झटके में मोनू के हाथ से अपना हाथ छुड़ा लिया। जिस व्यक्ति ने मेरे ऊपर हाथ उठाया, जिसके घर में मेरी इतनी बेइज्जती हुई, अब मैं वहां एक पल भी नहीं रुक सकती। कहते हुए रचना दरवाजे से बाहर निकल अपनी माँ के घर चल दी। रचना मन ही मन सोचती जा रही थी कि जिस रिश्ते में सम्मान नहीं,
उसे पूरी उम्र कैसे निभा पाऊंगी। जो परंपरा एक औरत के खुलकर जीने पर भी पाबंदी लगा दे, जिस रिश्ते में पति जैसे चाहे वैसा सलूक करे और पत्नी के मुंह खोलने पर भी पाबंदी हो, वैसे रिश्ते से तो अकेले ही जिंदगी जीना बेहतर है। माँ ने तो सारी जिंदगी अकेले ही काटी है, बिना पापा के सहारे के। उन्होंने तो मेरे लिए अपनी सारी खुशियों का बलिदान किया है। सारी उम्र उन्होंने मुझे सहारा दिया है। अब मैं उनका सहारा बनूंगी।